आवाज़ और एक्टिंग के बेताज बादशाह। मित्रों, साथियों, संबंधियों एंड ऑल डियर व्यूअर्स, रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो आज आपके सामने एक सब्जेक्ट लेके आए हैं, सब्जेक्ट में एक जो छोटी सी प्रस्तुति आपके सामने रख रहे हैं, नाना पाटेकर के बारे में। उनकी पत्नी को भी दिखाएंगे, उनके बेटे को भी दिखाएंगे, और जो आपने जैसा थंबनेल में देखा है उससे कहीं ज़्यादा आपको वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने और सुनने को मिलेंगे, जिसमें नाना पाटेकर की पत्नी कौन है, उनका फोटो भी आपके सामने होगा, बेटा कौन है, बेटा अपने पापा से काफ़ी मिलता जुलता है, और सारा कुछ इस ब्लॉग में, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बने रहिए। और लास्ट में क्या प्रॉपर्टी है उनके पास में, कितनी गाड़ियां हैं, ये सारा आपको जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा उनके जीवन क्रम में एक जो दिहाड़ी मजदूरी वाला ऑप्शन था, उसके अलावा और क्या क्या हुआ, किस अभिनेत्री ने या किस अभिनेता ने उनका सबसे बड़ा साथ दिया, वो जिस समय डिप्रेशन में थे अथवा जिस समय उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम थी, किसने हाथ पकड़ा, एक बार फ्लॉप हुए, फ्लॉप होने के बाद में फिर से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की। तो देखिए और जानिए क्या है नाना पाटेकर। तो जो नाना पाटेकर हैं, इनका जो बचपन का नाम होता है वो विश्वनाथ पाटेकर होता है। विश्वनाथ पाटेकर का जन्म, यानी नाना पाटेकर का जन्म जनवरी 1951। जनवरी 1951 का मतलब ये है, हम जो ये वीडियो की प्रस्तुति दे रहे हैं, ये आपको मई लास्ट यानी जून फर्स्ट वीक में, जून 2024 में दे रहे हैं। और जून 2024 का मतलब ये हो गया कि ये सन 2024 है, और इनका 1951 में हुआ, यानी इनकी लगभग 73-74 ईयर्स के समथिंग, 73 ईयर्स की एज हो चुकी है नाना पाटेकर जी की। और इन्होंने जो बचपन से संघर्ष किया, जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय इनके पापा का कारोबार अथवा जो भी एक बिजनेस था वो टेक्सटाइल का बिजनेस था, और टेक्सटाइल का बिजनेस सही से चल रहा था, परिवार सही से चल रहा था। दूसरा, जो पापा थे वो गांव में जो नौटंकी या नाटक टाइप के होते हैं उनको देखने का उनको बहुत बड़ा शौक था, और आगे चल कर के वो नाना पाटेकर को भी चाहते थे कि ये कोई एक्टिंग वगैरह करें। लेकिन समय का फेर देखिए, जिस समय ये 12-13 साल के होते हैं उस समय पापा का जो टेक्सटाइल का जो बिजनेस होता है वो बंद हो जाता है। और बिजनेस बंद किस तरीके से होता है, जैसा आपने एक शाहरुख खान की फिल्म के नाम सुना होगा, बाजीगर। उस बाजीगर फिल्म में जो शाहरुख के पिता का पूरा बिजनेस, उनका एक विश्वास पात्र जो कॉन्फिडेंशियल बहुत अच्छा बंदा पूरी बिजनेस को अपने नाम करा लेता है, और वो बिल्कुल पैदल हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल इनका होता है, इनका पूरा वो बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, ये बिल्कुल धरातल पे आ जाते हैं, जीवन निर्वाह करना मुश्किल होता है। नाना पाटेकर जी उस समय मजदूरी में 8 साल
तक उन्होंने लगभग नौकरी की। नौकरी भी कौन सी की? जिसमें दिहाड़ी मजदूरी भी थी, फिल्मों के पोस्टर लगाना और ईंट भट्टे पर काम करना, ये इनके मुख्य कार्य थे। इसके अलावा सड़क पर आपने देखा होगा जो जेब्रा पेंटिंग करते हैं, सड़क क्रॉस करते हुए आपने देखा होगा जो नीचे सड़क पर रोड पर जो पेंटिंग की हुई होती है, उस पेंटिंग को भी ये करते थे, फिल्मी पोस्टर चिपकाते थे। ये इनके मुख्य काम थे। और फिर ये किसी तरह से अपनी जो मजदूरी करते हैं, मजदूरी करने के बाद में इन्हें थोड़ा सा जब कुछ आय का स्रोत बन जाता है, तब ये मुंबई के एक स्कूल में अथवा कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड आर्ट, ये मुंबई में है। वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर इनको एक नौकरी अच्छी मिलती है। 1970 में इन्हें जो नौकरी मिली, अच्छा जॉब था, 1200 रुपये पर मंथ। 1200 रुपये पर मंथ का वो जॉब होता है। और उस टाइम पे 1970 में वो 1200 रुपये आप समझिए कि आज की दौर के 80-90 हज़ार रुपये की लगभग मान के चलिए। इनको बहुत अच्छा वेतन था। लेकिन 1970 में वो जॉब इन्होंने किया और कुछ समय तक जॉब किया। उसके बाद फिर इनका जो एक पापा की भी चाहत थी, इनकी भी चाहत थी कि मैं कुछ एक्टिंग करके पैसा कमाऊं, तो इन्होंने एक थिएटर ज्वाइन किया। उस थिएटर में इनको केवल 50 रुपये पर डे के वहाँ मिला करते थे। और 50 रुपये पर डे का मतलब ये हो गया कि डेली वो काम भी नहीं मिलता था इनको। तो कभी 8 दिन काम मिल गया, कभी 10 दिन काम मिल गया। यानी 400, 500, 600 रुपये, जहाँ जिस बंदे को 1200 रुपये पर मंथ का मिल रहा था, तो इस तरीके से जीविका इनको चलानी मुश्किल हो गई थी। और काफ़ी समय तक ये काम करते रहे, थिएटर में ही काम करते रहे। 1979 में पहली जो फिल्म थी इनकी, गमन, शायद नाम सुना होगा आपने। और उसमें इनको बहुत अच्छा किरदार नहीं मिला था, वो भी फ्लॉप रही कुल मिला के। उसके बाद फिर इनका मन टूट गया और ये मजबूरन अपने पुणे आकर के वहाँ थिएटर में काम करने लगे। लेकिन अभी जो इन्होंने काम किया है, देखिए आप स्टोरी को सुनिए, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। इस बार इनकी मुलाकात एक नई अभिनेत्री नीलकांति से होती है, जो थिएटर में काम तो करती है, लेकिन वो एक पेशे से बैंकर्स हैं। मतलब उनका जो एक स्टैंडर्ड कह सकते हैं, वो इनसे काफ़ी हाई है, इनसे काफ़ी अच्छा उनकी एक इनकम होती है,
क्योंकि वो बैंकर भी थी और शौकिया तौर पर ये थिएटर करती थी। नाना पाटेकर की इनसे दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती ऐसी वैसी नहीं, बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। और वो दोस्ती आप समझिए शादी में तब्दील हो जाती है। इनकी मैरिज भी उन्हीं नीलकांति जी से हो जाती है। नीलकांति जी के मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, बेटे का भी आप फोटो देखेंगे तो जब इनकी शादी होती है उस दौरान इनको तो गिना चुना पैसा मिलता है, लेकिन जो नीलकांति जी हैं इनकी पत्नी है उनको बहुत अच्छा इनकम होती है, क्योंकि वो एक बैंकर्स भी थी और साथ में शौकीन तौर पर थिएटर का भी करती थी। ऐसे मान के चलिए कि इनको लगभग उस समय ये कमाते होंगे 800-900 रुपये, तो उनको 2300-2400 रुपये यानी 2500 के लगभग उनकी कमाई थी। उस समय ये रकम बहुत होती थी, कम नहीं थी, सही था, मतलब जिससे एक परिवार का पालन पोषण चल सके। आगे क्या होता है वो आप समझिए। नाना पाटेकर को अब एक समस्या आ जाती है। उनके पिताजी काफ़ी बीमार हो जाते हैं और उनको जब काफ़ी बीमार हो जाते हैं तो एक सरकारी अस्पताल में उनको भर्ती कराना पड़ता है, क्योंकि इतना इनकम नहीं, इतना पैसा नहीं जो किसी बहुत हाई फाई हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी इतना पैसा खर्च होता है, इतना पैसा खर्च होता है कि नाना पाटेकर दिन रात अपना थिएटर में काम करने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा शो करने की कोशिश करने लगे, लेकिन अपने पिता को बचा ना सके। जिस समय इनके पिता की मृत्यु हुई उस समय एक शो महासागर के नाम से तैयार हो रहा था। उस महासागर शो को ये कर रहे थे और शो करते करते बीच में ही इनको जब पता लगता है नाना पाटेकर जी को, उसके बावजूद भी ये शो को नहीं छोड़ा करते हैं। शो नहीं छोड़ा इन्होंने और लास्ट में जाकर के अपने पिता की अंत्येष्टि अंतिम क्रिया में सम्मिलित होते हैं। तो इन्होंने एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर जी ने बताया था कि एक पिताई तो थे, परिवार में कोई नहीं चाहता था कि ये थिएटर में या एक्टिंग वाला काम करे। तो इन्होंने बताते हैं अपने पिताजी के लिए स्वाभाविक तौर पर कि एक पिताई तो थे जो ये चाहते थे कि मैं शो करता रहूं, और वो इसलिए शो पूरा करके गए। उन्होंने शो को अपने पिता की एक जो इच्छा थी उसको मरने के बाद भी पूरा किया, और उसके बाद पिता के अंतिम संस्कार में वो पहुंचे। तो थिएटर का एक शो बहुत अच्छा लगा, उसमें लोगों के लिए जो देख रहे थे उनके लिए एक शो बहुत अच्छा लगा और उन लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। लेकिन वो केस रेप का था। नाना पाटेकर तालियों की आवाज़ सुन के, लोगों की वो सुन करके, हालांकि वो तो खुश हुए, लेकिन नाना पाटेकर को अंदर से गुस्सा आया और वो शो छोड़ करके बीच में ही चले आए। क्यों चले आए? क्योंकि उनका कहना था जो रेप है एक सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है, और उस सामाजिक बुराई में इस तरह से तालियां बजाई जाएं, ये मुझे
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से इनको थिएटर करते करते 2 साल से ज़्यादा का समय बीत जाता है और अब जो शो है इनका वो बहुत खास होने वाला है। कैसे खास होने वाला है वो आप समझिए। इस शो को देखने के लिए अभिनेत्री स्मिता पाटिल का नाम सभी ने सुना होगा। स्मिता पाटिल भी आई थी। वैसे तो स्मिता पाटिल के साथ में इन्होंने जो गमन पिक्चर का मैंने नाम लिया था उसमें भी इन्होंने काम किया था, लेकिन उस समय ये वापस फिर पुणे आ गए थे और ये अपना थिएटर में काम कर रहे थे और स्मिता पाटिल को बराबर फिल्मों में काम मिल ही रहा था। वो एक से एक फिल्म कर रही थी। तो वो नाना पाटेकर के रोल से काफ़ी प्रभावित हुई। जिस उस थिएटर में उन्होंने जो शो देखा और इनकी तारीफ भी की कि आप काफ़ी अच्छे पाटेकर जी, आप काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, फिर से क्यों ना फिल्मों में ट्राई करें। इस तरह से आप थिएटर में काम कर रहे हैं, उससे अच्छा फिल्मों में ट्राई करिए। तो नाना पाटेकर जी कहते हैं कि मुझे मेरी अच्छी ना तो सुंदरता है और मेरी आवाज़ भी अच्छी नहीं है, मुझे कौन अच्छा रोल देगा। इस पर स्मिता पाटिल जी ने कहा कि आप मेरे साथ मुंबई चलिए, मैं आपको शो दिलवाऊंगी। उन्हें कॉन्फिडेंस था। देखिए होता क्या है, हमारे अंदर कितना टैलेंट है ये कई बार हम खुद नहीं समझ पाते। सामने वाला, यानी आप हमारे बारे में थोड़ा जज कर सकते हैं, हम कितने बड़े बेवकूफ़ हैं अथवा कितना बोलने का थोड़ा सा कुछ तरीका है या नहीं है, कुल मिलाकर के वो सामने वाला ही जज कर पाता है। तो स्मिता पाटिल जी ने इनको बहुत अच्छे से समझ लिया और इनको मुंबई चलने के लिए उन्होंने थोड़ा अच्छे से कहा और भी जो उनके कुछ फ्रेंड वगैरह थे वो भी कहने लगे। तो उनके समझाने पे इनको बात समझ में आ गई और जब वहाँ मुंबई पहुँचते हैं तो इन्होंने डायरेक्टर रवि चोपड़ा से मिलवाया। जो डायरेक्टर रवि चोपड़ा जी हैं, उस समय एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी उनकी, आज की आवाज़, जिसमें स्मिता पाटिल जी भी काम कर रही थी। स्मिता पाटिल ने डायरेक्टर रवि चोपड़ा जी से ये गुजारिश की कि आप इन पाटेकर जी को, नाना पाटेकर जी को किरदार दे करके देखिए। ये एक किरदार जो भी आप देंगे अच्छा निभाएंगे। तो उन्हें कोई एक छोटा सा रोल देने के लिए, मतलब जिसका कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहना चाहिए, उस टाइप का कोई रोल देने के लिए कहा। तो नाना पाटेकर जी स्मिता पाटिल जी से उसके लिए मना करने लगे कि नहीं, ऐसा रोल मैं नहीं करूँगा। देखिए स्मिता जानती थी और उन्होंने नाना पाटेकर जी से रोल करने के लिए कहा। उन्होंने रोल निभाया और उसके बाद उन्हें कई फिल्मों में रोल मिले, छोटे छोटे रोल मिले, लेकिन उससे वो ज़्यादा पहचान नहीं बना पाए। अब इसके बाद क्या होता है कि नाना पाटेकर जी, इसके बाद नाना पाटेकर जी को कई फिल्में जिनमें कोई इनकी पहचान नहीं बन पा रही थी, लेकिन उसके बाद इनको अग्नि साक्षी
परिंदा, जो परिंदा थी वो 1989 में 1989 में बनी थी। अंगार ये 1992 में बनी थी। और एक फिल्म जिसका डायलॉग आप सभी जानते होंगे, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, क्रांतिवीर, जो 1994 में बनी थी। ऐसी फिल्मों में आने के बाद इनको अच्छे अच्छे पुरस्कार मिलते हैं। कई बार इनको फिल्म इंडस्ट्री में भी पुरस्कार मिल चुके हैं। और जो सबसे पहली इनकी फिल्म थी गमन, गमन में जब इनको सफलता नहीं मिली थी, बस उस समय थोड़ा सा इनको मन निराश हुआ। ये लौट करके फिर पुणे पहुंचे थे। अब नाना पाटेकर जी की जो पत्नी है वो, मैंने अभी आपको उनके बारे में बताया, किस तरह से शादी हुई थी, किस तरह से नीलकांति जी से लव मैरिज हुई उनकी। और उनके एक जो बेटा है, बहुत ही सुंदर बेटा है, देखिए आप उस बेटे को देखिए, नीलकांति जी को देखिए, कितने सुंदर हैं ये। और जो मल्हार पाटेकर जी हैं वो तो आज की डेट में बहुत काफ़ी कुछ, जिस तरह से नाना पाटेकर जी दिखते थे उसी तरह से दिखते हैं। तो उनके जो बेटे हैं मल्हार पाटेकर, बहुत ही होनहार हैं वो भी। किस तरह से आपने इनका यह ब्यौरा तो समझा, बायोग्राफी को समझा। अब इनके पास में क्या इनका जीवन शैली है, क्या क्या इनके पास में है, वो मैं थोड़ा सा आपको उस पर प्रकाश डालता हूँ। तो नाना पाटेकर जी जो है, अगर इनकी संपत्ति की बात की जाए तो पुणे, मुरड और गोवा में भी इनकी संपत्तियां हैं, बॉम्बे में भी है। नाना पाटेकर अपनी साधारण जीवन शैली को विनम्र व्यवहार के लिए माने जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें ऑटोमोबाइल का शौक है, यानी गाड़ियों का शौक है। अब कौन कौन सी गाड़ियां हैं उनके पास में? उनके पास दुनिया भर के अत्याधुनिक वाहनों का एक प्रभावशाली संग्रह है जो उनके गैराज में मौजूद है। और BMW X6 और Audi Q5 के साथ साथ कीमती महिंद्रा जीप जैसी गाड़ियां इनके पास मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाना पाटेकर के पास खड़गवासला में अपने फार्म हाउस और अंधेरी में एक BHK के अलावा कई संपत्तियां हैं। उनके पास मुरड में एक घर है, दूसरा पुणे में लॉ कॉलेज पर स्थित है और गोवा में एक स्टाइलिश और समकालीन लिबास वाला एक आधुनिक घर है। जबकि वह अक्सर मुंबई और गोवा जाते रहते हैं। वह कभी कभी अपने पुणे स्थित घर भी जाते हैं। ये बायोग्राफी आपको कैसी लगी? दूसरा, इनकी पहचान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी आवाज़ और एक्टिंग के लिए तो है। ये एक बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। तो इस संग्रह के लिए अगर
आपको पसंद आया हो और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद। जय माता दी।